बहुत मसला हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मैंने सिर्फ आपको झलक इस वजह से दिखाई कि ये भी प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल है, और हमें मोहम्मद साकिब तनवीर जो एडिटर इन चीफ है पाकिस्तान टीवी डिजिटल के, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वो हमें इसके ऊपर भी थोड़ी देर में बताएंगे कि इंडिया के अंदर ये आग क्यों लगी हुई है, इंडियन मीडिया किस तरीके से कवरेज कर रहा है। लेकिन सबसे अहम मामला जिसके लिए हमने जहमत दिया है एजाज़ अहमद चौधरी साहब को, जो जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, वो फोकस में करने की ज़रूरत है कि अमेरिका और ईरान को टेबल पर पाकिस्तान तो लाया, लेकिन उनके अपने मुहर्रकात क्या हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हर लेवल के ऊपर अहम तरीन सफारतकारी देखी भी है, उसका हिस्सा भी आप रहे हैं। जब आप तज्जिया करते हैं कि अमेरिका और ईरान के टेबल पर आने के मुहर्रकात क्या हैं, तो क्या नतीजा निकलता है? जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि खुशाइंद पेशरफ्त है और पाकिस्तान का इतना अच्छा किरदार है, उसके में तो कोई कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी उस मकाम पे पहुंच गया था कि वो इसमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अमेरिका के अंदर एक इतना शोर होगा बढ़ गया था कि ये जंग हमारी है ही नहीं, ये इसराइल की जंग है, हम क्यों लड़ रहे हैं। ऐसे एहतजाज तो हमने वियतनाम की जंग के बारे में के वक्त भी नहीं देखे थे। तो चुनाचे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब को महसूस हुआ कि मेरी सियासी कीमत अगर इसी तरह बढ़ती चली गई तो कल को मिड टर्म इलेक्शन, उसके बाद आने वाला जो वक्त होगा, तो मेरी पार्टी के लिए, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा ये कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड का लाना चाह रहे थे, जो जीरो पे कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन वो उनकी फौज तैयार नहीं हुई। उन्होंने आर्मी चीफ को फायर किया, उन्होंने जॉइंट चीफ को किया, उन्होंने एयरफोर्स के एक चीफ को किया। तो वो भी अभी सेंटकॉम के वाले भी हैं, वो भी इलीगल किसी किस्म की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करना चाहते थे। तो वो भी मेरे ख्याल में इनका इनका इनकी बात चली नहीं। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रही थी, खुद भी इन्होंने कोशिश करके देख ली और इत्तेहादियों से अपील भी करके देख ली। तो अमेरिका मेरे ख्याल में तैयार था कि कहीं से कोई हाथ पकड़ाए, जो हाथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट ने पकड़ाया, और वो उसको लबैक करें। दूसरी तरफ ईरान की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, क्योंकि ईरान के अंदर इस कदर तबाही आ चुकी थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये धमकी कि हम पावर प्लांट्स खत्म कर देंगे, हम आपके ब्रिजेस तोड़ देंगे, हम, तो उससे ईरान के लिए भी ये एहसास हो रहा था कि हम कई दहाइयां पहले तो जा चुके हैं पीछे, बहुत ही ज्यादा मसला। वो भी तैयार थे कि कोई क्रेडिबल इंटरलोक्यूटर मिले, और उसको भी पाकिस्तान उनको क्रेडिबल नजर आया, तो इसलिए वो भी राजी हुए। और तीसरी तरफ मेरा ख्याल में खलीजी रियासतें भी थी। खलीजी रियासतों ने जब ये सुना कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब इनके पावर प्लांट्स खत्म करना चाहते हैं और साथ में ब्रिजेस, तो उन्होंने कहा तो ये तो जवाबी हमला करेंगे। जिस तरह आपने देखा कि जब इसराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल्स पे हमला किया, तो उन्होंने जवाब में जुबेल पे हमला कर दिया, सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल्स पे। तो सबको ख्याल है कि हमारे तो डिसैलिनेशन प्लांट चले जाएंगे, हमारे ऑयल फैसिलिटीज चली जाएंगी, हमारी तो बका ही वजूद में नहीं रहेगी। तो उन्होंने ईरान अमेरिका पे यही दबाव डाला कि या तो आप ईरान को जेर करें या आप उनके साथ सेटल करें। तो मेरे ख्याल में वो भी कुछ बीच में रोल प्ले कर रहा था। फाइनली इसराइल की तरफ से भी अ, वो खबरें तो नहीं आने दे रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में उसके अंदर भी काफी ज्यादा शोर होगा हो रहा था इसराइल के अंदर भी कि ये हमें तो ये नहीं कहा गया था, हमें कहा गया था और आयरन डोम बड़ा महफूज है, ये वो। तो इसराइल भी जो है उसने फिर कोई एतराज नहीं किया, वैसे भी अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर वो करता भी नहीं। अच्छा, ये सारी वजूहात मेरे ख्याल में बनी हैं कि ऐसे में पाकिस्तान जो मुसलसल कोशिश कर रहा था और मुसलसल एक क्रेडिबल आवाज के तौर पर उभर रहा था, तो उसने मेरे ख्याल में पहले, वैसे भी मेरे ख्याल में इस वक्त वाहिद मुल्क है जिसके ईरान के साथ भी ताल्लुकात थे अच्छे, और अमेरिका के साथ भी, और खलीजी रियासतों खसूसन सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे थे, और साथ भी और एतमाद का सब जाहिर रिश्ता है था। हमारा हमारा ताल्लुक वास्ता चीन के साथ भी है, और जी अब रूस के साथ भी हम इंगेज्ड हैं। लेकिन आपकी बात के साथ जो सवाल मेरा बनता है आज़ाद साहब, वो ये है कि जी अगर तमाम पार्टी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसको अपनी अपनी वजूहात की बुनियाद पर टेबल पर आए हैं, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा कलीदी रोल अदा किया है, तो फिर तो ये एक मुस्बत बात है, क्योंकि ये कोई रिलक्टेंटली तो उनको खींच के नहीं ला सकते थे। तो अगर वो टेबल पर आ रहे हैं तो नतीजा हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जी जी, इसीलिए तले साहब मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ टुमारो, कल की बातचीत पे।
क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि वो करना चाहते हैं सेटलमेंट, लेकिन ये भी याद रखिए कि एजेंडा इतना ज्यादा मुश्किल और पेचीदा है। चाहे अमेरिका के 15 पॉइंट हो या ईरान के 10 पॉइंट, कोई कदर मुश्तरक नहीं, कोई यानी कॉमन ग्राउंड नहीं है, मुश्तरका जमीन नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि बतौर सहूलतकार, बतौर फैसिलिटेटर, ये जो इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस है दो दो कमरों में बैठे हुए, तो वो कोशिश करें कि इनका कोई आपस में कहीं ना कहीं कोई पैकेज छोटा मोटा निकले। ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो शख्सियत है, जिसका उनकी टीम फॉलो करेगी, वो तो ये कहते हैं ना कि भाई आपने ब्रिंकमैनशिप करनी है, आपने आखिर तक जाना है, और जब कोई मामला टूटने लगे तो आप सेटल कर लीजिए। आपको पता है दी आर्ट ऑफ डील में अपनी किताब में वो यही कहते हैं। तो दूसरी तरफ ईरानियों को भी मैंने देखा है कि वो भी बड़े जबरदस्त नेगोशिएटर हैं, जिसका मतलब ये होगा कि दोनों पार्टीज रिलक्टेंट होंगी कंसेशन, पहली कंसेशन देने के लिए, क्योंकि एक कंसेशन अगर कोई देता है तो दूसरा फ्रीक वहां से शुरू करता है। तो इसलिए सहूलतकार को ये करना होगा कि दोनों तरफ की जो कंसेशंस है उनको साइमल्टेनियसली लाए उनको, ताकि कोई ना कोई पैकेज बन सके किसी किस्म का, जिसके ऊपर दोनों राजी हो सके। और ये कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन एक जो बड़ी भारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान पे, वो ये है कि मुज़ाकरात की डोर टूटने ना दे, यानी एक फ्रीक बिल्कुल बाइकआउट करके ठीक। उसमें से निकलना जाए। तो मेरा ख्याल में ये अहम होगा। मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई छोटा सा पैकेज निकलेगा। उसके भी कुछ खदोखाल मेरे जहन में है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी क़यादत इस वक्त चूंकि हैंड्स ऑन है, उनको कहीं ज्यादा हमसे मालूमात में भी उनका उनका है, तो वो यकीनन कोई ना कोई रास्ता इसमें से निकाल लेंगे जी। अच्छा, एक एक अगर मैं, आपने भी जिक्र फरमाया कि ये इनडायरेक्ट है यानी बिलवास्ता हैं। कल वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रही थी कि ये इन पर्सन है। जब वो कहते हैं इन पर्सन, तो अमरीकी जब इन पर्सन कहते हैं तो उससे मुराद क्या है? इन पर्सन का मतलब ये है कि भाई हमारा वफद गया है वहां पे, और ये यानी बयानात के जरिए नहीं हो रहा। अब मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ना ईरान चाहे दू बदू इनके साथ बैठे, ना ये चाहेंगे कि दू बदू इनके साथ बैठे। ये मेरा अपना ख्याल है। ओमान में भी इसी तरह हुआ जब ओमान ने की फैसिलिटेशन। तो इस वजह से लगता तो ये है, अगर ये डायरेक्टली बैठ जाते हैं और फैसिलिटेटर भी साथ बैठते हैं और थ्री वे बनता है तो क्या बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये आपस में पहले कोई ना कोई तजावीज़ दें और फिर बैठ के उसको गौर करें। पर मेरा ख्याल है कि इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस विल टेक प्लेस, और उसी में से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अभी देखें, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत क्रिटिकल दो चीज़ें हैं, ताकि वो ये दो टेक अवेज जिसे कहते हैं। एक दो टेक अवे ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, हर एक के लिए खुली तो है, लेकिन ईरान की इजारत आ रही है इस तो उस पे। तो दूसरा उनके लिए है कि ये जो इन्होंने एनरिचमेंट बढ़ा के 60% तक ले गए हुए, इसको वापस वो लेकर आए किसी तरीके से। अच्छा, ईरान के लिए भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे है, वो है कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस 40 साल से लगी हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनकी आवाम कर रही थी कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब है, उनके पास भी एक टेक अवे है। तो अगर ये कहीं मैरी हो सके, कोई मैच मेकिंग की जा सके तरीके से, कल नहीं हो सकता तो कम से कम इसकी जंगबंदी की तोसी करके उसके लिए अगला राउंड किया जाए, तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई बात मुझे बनती नजर आएगी इंशाल्लाह कल। आ सकती है। बड़ी पूरी उम्मीद बातें हैं, लेकिन अपनी जगह पर मौजूद हैं। सारी दुनिया खुश है कि पाकिस्तान अमन का पैगंबर है, हिंदुस्तान की तरफ सफ़े मातम बिछी हुई है। साकिब तनवीर हमारे साथ हैं जी, एडिटर इन चीफ पाकिस्तान टीवी डिजिटल। साकिब, बहुत शुक्रिया। आपने हिंदुस्तान की मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं बहुत दिनों से, क्या ट्रेंड्स नज़र आते हैं आपको? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमने जब माजी में देखा है कि इंडियन मीडिया जब भी कोई नैरेटिव सेटिंग करता है तो आपको उनके टेकर्स नजर आते हैं, कोई ना कोई उनका कंज्यूमर आपको नजर आता है कि उनका नैरेटिव कहीं पर काम कर रहा होता है। बट इस बार काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनका, आप अगर पिछले 3-4 दिन का मीडिया उठाकर देखें तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि एक तो उनका नैरेटिव क्या है एंड सेकंड उसका कोई बायर भी नहीं है। आपको याद होगा कि जब पहली बार ये जब पाकिस्तान ने बात की कि वो मीडिएट कर रहा है तो उस टाइम के ऊपर सबसे पहले उन्होंने एक शोशा ये छोड़ा कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक वेन्यू दे रहा है, वो मीडिएशन नहीं कर रहा। उसके बाद फिर उन्होंने जब वो मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कल की बात बताऊं, कल की बात वही उन्होंने कहना ये शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर की जो ट्वीट है उसके ऊपर कहना शुरू किया कि जी यूएस पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, फिर पाकिस्तान को कोरियर कहना शुरू कर दिया। फिर अभी की बात है, अब क्योंकि उन्हें कोई और नैरेटिव पॉइंट नहीं मिला है, आखिरी उनका जो पॉइंट है वही है कि वो अब डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अमेरिकन गेस्ट को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं कि ही लॉस्ट इट, उनकी जो
मेंटल हेल्थ के बारे में सवाल कर रहे हैं। सो प्रॉब्ली इंडियन मीडिया का आई थिंक शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरा बड़ा मोमेंट है जिसमें उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली एक्सपोज किया है। ये इनका दरअसल ऑपरेशन तंदूर हो गया है, इस वजह से उनको समझ एब्सोल्युटली। नहीं आ रही कि उन्होंने जाना किस तरफ है। तभी इतना धुआं निकल रहा है वहां से। लेकिन आपने दिलचस्प बात की कि जी गो अहेड, बताइए बताइए। मैं आपको आज का एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट में अगर जाती एक एनेक्डोट है मुझे, जो इंडिया के एक बहुत फेमस एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उनकी टीम की तरफ से आज कॉल आई, वो शो में इनवाइट करना चाह रहे थे। तो उनकी टीम को मैंने स्पेसिफिकली बोला कि आपके जो चैनल के ओनर हैं वो उनका शाउटिंग मैच होता है, और कोई भी चाहे वो पाकिस्तानी सीजन जर्नलिस्ट या कोई भी आम पाकिस्तानी जो कि सिविलाइज्ड है, वो कभी भी आपके शो में नहीं आएगा। उसके बाद से इनके चैनल की तरफ से 4-5 बजे कॉल्स डायरेक्टली आ चुकी हैं, उनके कोऑर्डिनेटर की तरफ से भी अपॉलॉजीज के मैसेज आ रहे हैं, अगर हमसे कोई बदतमीजी है तो प्लीज आप हमारे शो में आ जाएं। सो आई थिंक यहाँ तक उनकी डेस्परेशन अब पहुंच चुकी है। गोस्वामी जो है वो तरले मिन्नतें कर रहा है, और ये वो शख्स है जो बड़े तुरम खान के तौर पर बैठ के वहाँ पे लेक्चर देता था। आपने कहा कि इसका कोई ऑडियंस के अंदर क्या रिस्पांस है? अमूमन तो कहते हैं कि हम ऑडियंस के दिल मोह लेते हैं या फिर ऑडियंस हमें चलाती है। ऑडियंस का आपने तज्जिया किया क्या? वाकईतन कोई बड़े ट्रेंड्स बन रहे हैं और लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं क्या? देखिए, जो इंडियन ऑडियंस है ना, इंडियन ऑडियंस के हवाले से एक इशू ये है कि पिछले 2 दिन से कांग्रेस की जानिब से नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसको पब्लिक के लेवल पे भी कह सकते हैं। और उसके बाद से आज की कवरेज, अगर मैं पिछले 6 घंटे की कवरेज की बात करूं, तो आपको हेडलाइंस के अंदर कांग्रेस की बैशिंग नजर आ रही है। और कांग्रेस की बैशिंग से मुराद ये है कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया गया है, कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक मेजर रोल प्ले किया है और नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया भर में आइसोलेट कर दिया है। तो उसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये वो नैरेटिव है जो कि कांग्रेस अवाम में लेकर जा रही है, और शायद इंडियन अवाम भी अब जो इंडियन मीडिया कह रहा है उसको उनकी बातों को कंज्यूम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अब आई थिंक इंडियन मीडिया ने जो तोपों का रुख है वो अब इंटरनली कांग्रेस की तरफ कर लिया, बिकॉज दे रियलाइज कि शायद जो उनका नैरेटिव है वो परमिएट नहीं कर रहा है इंडियन ऑडियंस में। ये बताइएगा कि जो हिंदुस्तान की तरफ से कोई संजीदा अगर बात हो रही है तो वो क्या है? क्या वो चाह रहे हैं कि ये टॉक्स जो है वो फेल हो जाएं? यानी एक स्ट्रेटेजिक नैरेटिव भी तो है, ये तो एक लोगों को लुभाने के लिए, गुमराह करने के लिए है। तो कोई बड़ी बात भी कर रहे हैं या सब कुछ जो है ये ऑल फॉली बक रहे हैं? देखिए, जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो ज्यादातर मेन स्ट्रीम या जिसको अब लेगेसी मीडिया या टीवी जिसको आप कह सकते हैं उनकी बात है। वहां पर आपको जिंगोइज्म उसी लेवल की नजर आ रही है, जिनके बारे में कह सकते हैं कि लॉस्ट कॉज है, बियॉन्ड होप है। बट अगर आप इंडिया का डिजिटल मीडिया देखें या इवन प्रिंट भी आप देखें, तो आपको उसमें सेम वॉइसेस नजर आएंगे। आप करण थापड़ की बात कर लें या इवन शशि थरूर ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने जो है वो ये एक्सप्लिसिटली कहा है कि इंडिया को खुश होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान है या कोई भी मीडिएटर है, इंडिया को खुश होना चाहिए कि ये जंग जो है वो खत्म होने को आ रही है। सो आपको डिजिटल मीडिया के अंदर, ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत सी सेम वॉइसेस जो हैं वो नजर आ रही हैं, बिकॉज दे रियलाइज कि बियॉन्ड ऑप्टिक्स या बियॉन्ड स्लोगन्स ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला था। और आई थिंक 7 साल के बाद इंडिया के अंदर पहली एक ईरानियन शिप आई है जो कि तेल लेकर आई है। सो इंडिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से 7 साल के बाद उन्हें जो है वो ईरान का तेल मिल गया है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। हमने आपके लिए एक वीडियो तैयार, कुछ हमने आपको दिखा दिया, साकिब ने कुछ आपको बता दिया, तो वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे वरना फिर हमारा प्रोग्राम आखिर में कट जाता है। अमरीकी रुकन कांग्रेस जो है मेलिना स्टैन्सबरी, उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से जिक्र किया है कि मैं ग्रीनलैंड को शायद ऑक्यूपाई कर लूँ। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि प्लीज़ समवन टेक हिज फ़ोन अवे। उसका ख्याल है कि इसके हाथ में फ़ोन आ गया है, जैसे कहते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाता है, तो बस चला ही जा रहा है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।